नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच रख रही हूं। मुद्दा बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया से है, यानी सीरियस इंटेंसिव रिवीजन, जो ये पता कर रहा है कि बिहार का नागरिक ही बिहार के चुनाव में वोट डाल सके। यानी जो भारतीय हो, वो नहीं जो घुसपैठिया है, वो नहीं जो भारत का है ही नहीं, लेकिन इसी एसआईआर पर, इसी प्रक्रिया पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा हुआ है। विपक्षी पार्टियां पहले एसआईआर को पूरी तरह से असंवैधानिक बता रही थी। कोर्ट तक ये मामला जा पहुंचा। कोर्ट में कल से फिर से सुनवाई शुरू हुई। कल ही कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी दी। कहा कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता, इसे सत्यापित करना जरूरी है। दूसरी तरफ जब आज सुनवाई हुई तो कोर्ट ने एक और टिप्पणी दे दी। कोर्ट ने कहा कि दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया वोटर फ्रेंडली है। चुनाव आयोग का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। एसआईआर की प्रक्रिया संवैधानिक है। अब सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट भी पहले दिन से ही 24 जून को एसआईआर के लिए जब प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब से ही विपक्ष हंगामा कर रहा था, लेकिन जब जुलाई में यह मसला कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा तो पहले दिन से ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि यह संवैधानिक है, इस पर कोई रोक नहीं लगने वाली है। अब ऐसे में ये पूरी परिस्थिति, विपक्ष बार बार ये कह रहा है, एक तरफ पहले एसआईआर को की टाइमलाइन को, उसे रोकने को लेकर हंगामा, फिर वोट चोरी को लेकर एक बड़ा प्रेजेंटेशन सामने रखा जाता है राहुल गांधी की तरफ से 1 घंटा 22 मिनट का, फिर राहुल गांधी की अगुवाई में बड़ा मार्च निकलता है। अब वोट चोरी और एसआईआर, विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी रोकना है। 1 मैन 1 वोट वाली जो स्थिति है वो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, तो उसी आत्मा को ही बचाने का सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ा हथियार एसआईआर है। तो फिर इस एसआईआर से इतनी दिक्कत क्यों है? आज भी सुनवाई एक तरफ चल रही थी, दूसरी तरफ राजनीति सरगर्म थी। तेजस्वी यादव आज ये कह रहे हैं कि 17 अगस्त को जब पूरा विपक्ष बिहार की सड़कों पर उतरेगा, पहले जनता का मूड भापेंगे और फिर तय करेंगे कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अब ऐसे में ये आर पार की लड़ाई, ये पूछा जा रहा है कि वाकई ये लड़ाई विपक्ष की लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, या ये लड़ाई उन घुसपैठियों को बचाने की है जो विपक्ष का वोट बैंक है। ये लड़ाई वाकई वोट चोरी को रोकने की है, या ये लड़ाई अपनी कुर्सी छिन जाने की है, जैसा कि पहले ही बीजेपी कह रही है कि ये तो चुनाव से पहले ही हार का डर है जो लगातार विपक्षियों को इस तरीके की राजनीति के लिए मजबूर कर रहा है। सवाल आज बड़े होंगे, रण क्षेत्र में उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के अतिथि जुड़ेंगे, कराऊंगे उनसे आपका परिचय और जानेंगे वो चोरी पर अटके, एसआईआर पर कैसे भटके। सबसे पहले कुछ रिएक्शंस और फिर आज की चर्चा की शुरुआत। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। वोटर रिवीजन के दौरान नाम काटने और फर्जी वोट जोड़ना मामला अब संसद और सड़क से आगे निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताया है और कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या वागची की बेंच ने साफ कहा कि एसआईआर में 11 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम लिस्ट में शामिल हो। यानी कोर्ट के मुताबिक यह प्रक्रिया वोट काटने के लिए नहीं बल्कि वोट बचाने के लिए है। लेकिन कांग्रेस को कोर्ट का यह तर्क मंजूर नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे देश में सिस्टमैटिकली वोटर लिस्ट से हमारे वोट काटे जा रहे हैं। यह नेशनल लेवल का खेल है। बिहार में 124 साल की फर्स्ट वोटर मीला देवी का मामला उछालकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। इधर जयपुर में चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस पैदल मार्च निकाल रही है, जिसमें वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने हमला करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है और ईसीआई चुप है।
देखिए, जो देश में वोट चोरी हो रहा था और वोट चोरी के माध्यम से ही सरकार बना रही है दिल्ली की सरकार, और राहुल जी ने पूरे देश में नहीं दुनिया में ये साबित कर दिया कि ये वोट चोरी से ये सरकार बनी है मोदी जी की। इसलिए जो नारा दिया गया है कि वोट चोरी से बनी हुई सरकार के जो मुखिया हैं वो अपनी गद्दी छोड़ें, और दो चीजें कर रहे हैं, एक तरफ फर्जी वोट से सत्ता हासिल कर रहे हैं और एसआईआर के नाम पे जो सही वोटर हैं, जो विपक्ष के वोटर हैं, उनको काटा जा रहा है, उनको वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। उधर बिहार में तेजस्वी यादव ने तो एक अंग्रेजी अखबार में पूरा आर्टिकल लिखकर आरोप लगाया कि एसआईआर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का सुनियोजित षड्यंत्र है। नाम काटना और विपक्ष के वोट कम करना यही असली मकसद है। कि चोरी लोग कह रहे हैं, चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज आप देखिएगा कि कुछ और एसआईआर में जो प्रक्रिया में जो खामियां रही हैं उसको भी हम लोग जो है उजागर करेंगे। इन सब आरोपों के जवाब में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि जब एसआईआर से फर्जी वोट हटाए जा रहे हैं तो कांग्रेस को क्यों दिक्कत है? क्या कांग्रेस अपने घुसपैठिए वोट बैंक को बचाना चाहती है? ये एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और इस परिवार और पार्टी का शुरू से ये रहा है कि चुनाव हारते हो तो वोटर पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन के नियमों पर, कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। इंदिरा गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि मतदाता मूर्खों का टोला है। इंदिरा गांधी सेड वोटर्स अ बंच ऑफ फूल्स। अनुराग ठाकुर ने रायबरेली और बंगाल के फर्जी वोटरों का भी मामला उठाया और बताया कि किस तरह से रायबरेली में फर्जी वोटरों की लिस्ट है। इसके साथ ही उन्होंने गांधी परिवार के ऊपर भी निशाना साधते हुए कहा कि हारते ही ये है, इल्जाम ईसीआई और बीजेपी पर लगाते हैं। और ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी हैं। अब इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है राहुल जी का? चुनाव हारो, झूठे आरोप लगाओ, कभी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज मत कराओ, कभी सबूत मत दो, और लोकतंत्र को फर्जीवाड़ा करके एक तरह से जनता को भ्रमित करने का काम करो, लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करो। वहीं बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने तो सोनिया गांधी पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि 1980 और 1983 में बिना नागरिकता के सोनिया का नाम वोटर लिस्ट में था। यही वजह है कि राहुल गांधी फर्जी वोटरों को वैध करने के पक्ष में है। तो वहीं अब सवाल ये है कि आने वाले महीनों में बिहार और देश के बाकी राज्यों में यह एसआईआर का मुद्दा कितनी सियासी गर्मी लाएगा। कांग्रेस को लगता है कि यह चुनावी मास्टर स्ट्रोक बन सकता है जिससे बीजेपी को घेरा जा सके। वहीं बीजेपी इसको राष्ट्रहित और पारदर्शिता की कवायद बताकर विपक्ष को फर्जीवाड़ा करने वालों का बचावकर्ता साबित करने में लगी है। जनता किसके तर्क को सही मानती है यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि वोटर लिस्ट अब सिर्फ एक चुनावी दस्तावेज नहीं बल्कि लोकसभा 2029 की सियासी जंग का हथियार बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसमें राहुल जी ने जो प्रमाण दिया है वोटों की गड़बड़ी का, उसका स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। निर्वाचन आयोग उल्टा बीजेपी को सामने कर रहा है, ये गलत है। और हम लोग जनता को जागरूक करेंगे,
तो वोट की चोरी हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, वोटर लिस्ट देनी पड़ेगी। निर्वाचन आयोग का जो मुखिया है उसका चयन कैसे होता है, सब बदल दिया। अमित शाह और मोदी जी बैठ के चुनाव करेंगे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का, तो कैसे पार पड़ेगी। और हम चाह रहे हैं पारदर्शिता हो, सफाई से काम हो, हर एक वोट प्रमाण के साथ वोट डालने का अधिकार है वो मिलना चाहिए। और यहाँ जो गड़बड़ी हुई है उस पर कोई जवाब नहीं आया अभी तक। देश में अनेक ऐसी जगह है, लेकिन राहुल जी ने जो प्रमाण दिए हैं पब्लिक डोमेन में उसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो वोट चोरी पर अटके एसआईआर पर भटके। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष आज रखेंगे सुंदरम पाठक जी। आरजेडी से हमारे साथ प्रिया राज जी हैं। एलजेपी का पक्ष रखने के लिए रंजन सिंह जी हैं और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह जी भी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रावल साहब, शुरुआत आपके साथ कर रही हूं। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज कह दिया कि भाई एसआईआर वोटर फ्रेंडली है, लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव जी क्या कह रहे हैं? 17 तारीख को उतरेंगे मैदान में, उसके बाद हम भापेंगे, जनता का मूड फिर तय करेंगे चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना, क्योंकि ये तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। झूठ के सहारे हम चुनावी मैदान में उतरना नहीं चाहते। प्रोफेसर विदु रावल। लावनी जी, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। लावनी जी, ये एक क्लासिक केस है। ये जो वंशवादी लोग हैं, ये जो सामंतवादी लोग हैं, जिस प्रकार से भारत की चुनावी प्रक्रियाओं को, भारत के लोकतंत्र को लगातार से ये लोग जो है अपनी बपोती समझकर लगातार से उसके खेलते रहे हैं, उसका एक बिल्कुल क्लासिक केस है। अब देखिए, मैं तो इस बात से हैरान हूं कि चारा चोर से लेकर टोटी चोर तक और जमीन चोर तक जो है आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं। कमाल ही हो गया है। तो किस प्रकार से खुद आज तक मेरे ख्याल 1 तारीख को आए थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तेजस्वी यादव जी, जब उन्होंने अपना गलत एपिक नंबर बताकर एक सनसनी पैदा करने का प्रयास किया था। आज 13 तारीख हो गई है, आज तक जवाब नहीं कोई सूझ रहा है। आज तक केवल गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं और ये बता नहीं पा रहे कि आपने जो अपनी हलफनामा में 2015 में 2020 में जो एपिक नंबर दिया था, उसकी बजाय जनता को गुमराह करने के लिए दूसरा एपिक नंबर बताकर ये सनसनी क्यों फैलाने का प्रयास किया कि एसआईआर के अंदर जो है उनका वोट कट गया उसकी ड्राफ्ट में। और उससे बड़ी बात, अगर वोट कट भी गया है तो आप जो है सबसे पहला काम क्या करेंगे? आपको चुनाव आयोग ने समय दिया है 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। लेकिन 47,719 BLAs होने के बावजूद, बूथ लेवल एजेंट होने के बावजूद आरजेडी के एक जगह पर भी कोई शिकायत नहीं आज तक दर्ज हुई। 13 दिन हो गए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चालू हैं। ये तमाशा लगातार चालू है। ये सीधा तरीका है। विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष टाइमलाइन को लेकर उनकी आपत्ति कि भाई कराइए, वो कराने से मना नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि टाइमलाइन पर भी तो ध्यान दीजिए। ये 2 महीने 3 महीने का क्यों ये आपने रवैया अख्तियार किया, और बीजेपी चुनाव आयोग की स्पोक पर्सन क्यों बन जाती है, ये भी आरोप लग रहा है। रावल साहब। लावनी जी, आपने चुनाव आयोग के किसी प्रवक्ता को इस डिबेट में बोलने के लिए क्यों नहीं बुलाया? आप छोड़िए, आपके अलावा कोई और चैनल आज तक क्यों नहीं बुला पाया? जब कांग्रेस की सरकारें थी तब क्या कोई चुनाव आयोग का प्रवक्ता? रावल साहब, मैंने इस डिबेट में उनको तो नहीं रखा, लेकिन अलग से 1 to 1 जरूर किया है, और चुनाव आयोग के जो प्रतिनिधि आए उन्होंने बहुत कुछ क्लियर किया। लेकिन यहाँ पर मुद्दा क्योंकि राजनीति से जुड़ा है, ये लड़ाई तो विपक्ष वर्सेस चुनाव आयोग की है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इसको क्यों टेक ओवर कर ले रही है। ये भारत के खिलाफ लड़ाई। लावनी जी, इसको चुनाव आयोग तक सीमित मत कीजिए। एक व्यक्ति ने 18 जनवरी को देश के अंदर अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए साफ कहा था कि आवर फाइट इज विद द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। वो आदमी इस फाइट को लेकर जा रहा है। इसमें चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी या सुप्रीम कोर्ट नहीं है। यह भारत के खिलाफ इस आदमी ने जंग छेड़ी हुई। और मैं अंत कर रहा हूं ये बात कहते हुए लावनी जी कि भारत के लोकतंत्र के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा करो, और अविश्वास पैदा करके इस प्रकार से अराजकता पैदा करो। और सपना देख रहे हैं ये लोग, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से 2014 में, 19 में, 2024 में ये सत्ता नहीं हासिल कर पाए, तो अब अराजकता के माध्यम से बांग्लादेश या श्रीलंका वाला मॉडल स्थापित करो। उसके लिए झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, सुंदरम पकड़ा जा रहा है। ठीक है, सुंदरम जी के पास जरा आप जाने दीजिए। एक जल्दी सबका कमेंट ले लेते हैं। ठीक है, आप जल्दी जरा सबका कमेंट ले लेते हैं, फिर हो जाता है कि हमें मौका नहीं मिला। लेकिन सुंदरम जी, एक बात तो तय है ना, आप लोग सब लोग पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट तक,
आपने कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो हमें मान्य होगा, तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले दिन से ही बोल रहा है, पहले दिन ही उसने कहा था कि प्रक्रिया संवैधानिक है। दोबारा उसने कल कह दिया कि भाई आधार को हम पूरी तरह से प्रमाण नहीं मान सकते नागरिकता का। आज उन्होंने उससे भी बढ़कर ये टिप्पणी दे दी कि ये पूरी तरह से वोटर फ्रेंडली है। अब क्या बचा है, अब क्या बचा रह गया फिर? सुंदरम जी देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता जुड़े हैं, जितने भी जुड़े हैं, सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद। देखिए, जब लोकतंत्र के मंदिर में बैठा पहरेदार ही सत्ता के इशारे पे काम करने लगे, तब जनता को जागरूक करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट का, जो भी न्यायालय का हमारे प्रति सम्मान है, हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जो भी कहेगी वो कल भी माननीय था और आज भी माननीय है। लेकिन बात यहाँ पे आ रही है कि एक व्यक्ति जो 124 साल का उम्र है, वो फर्स्ट टाइम वोटर कैसे हो सकता है? बिहार के पिंकी देवी के घर में, एक ही घर में 10 जाति के लोग कैसे हो सकते हैं? सुंदरम जी एक चीज सुंदरम जी आपको पूरा मैं मौका दूंगी, लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको करेक्ट कर देती हूँ। ये कंफ्यूजन कल ही दूर हो गया है। वो जो 125 वाला मामला है ना कि 125 साल की मिंता देवी की कहानी, आप लोग टी शर्ट पहन के सब गए थे, तो चुनाव आयोग ने बता दिया कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट था, ये कोई जानबूझ के किया गया चीज नहीं है। हम और आप जिस टेक्निकल दुनिया में रहते हैं, आप भी देखते होंगे कई बार टेक्निकल एरर होता है, हम लोग जिसको टाइपो एरर कह देते हैं अमूमन आम भाषा में। ये चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया, तो अब इस बात का तो कोई मतलब नहीं है। अब आगे आप बोलिए। सुन लीजिए। हाँ बताइए। टेक्निकल की ही बात आप अगर कर रहे हैं तो हम टेक्निकल पे ही बात कर रहे हैं। जब राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उसके बाद जो डिजिटल दौर में डिजिटल सारी पंक्तियां हटा ली गई थी इलेक्शन कमीशन के साइड से, उसके बाद स्कैनिंग कॉपी डाला गया। तो हम भी तो यही मांग कर रहे हैं कि हमको डिजिटल कॉपी दे दीजिए, हम पूरी जांच करवा लेंगे। आपको इसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो डिजिटल कॉपी आपको फाइनल कॉपी चाहिए या ड्राफ्ट कॉपी चाहिए, ये भी क्लियर कीजिए। आपको फाइनल कॉपी चाहिए ना, फाइनल लिस्ट चाहिए? तो अभी तो ड्राफ्ट रोल हुआ है, ये फाइनल लिस्ट तो है ही नहीं। चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई इतनी बड़ी प्रक्रिया है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है, और ये अभी ड्राफ्ट लिस्ट है, फाइनल लिस्ट तो अभी आनी बाकी है, तो पेशेंस रखिए। हम महाराष्ट्र भी मांग रहे हैं, हम तो महाराष्ट्र का भी मांग रहे हैं, तो वहां क्या अभी दिक्कत है? वहां का तो दे सकते हैं, वहां का क्यों नहीं दिए? जब मांगे तो वो 70 kg का एक बैनर करवा दिए 7 फीट ऊंचा, लीजिए आप इसमें से चुनिए। तो हम तो ये ठीक है, बिहार का जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद मिलेगा, तो महाराष्ट्र का तो क्लियर हो गया, तो महाराष्ट्र क्यों नहीं दे पा रही है? अगर हमारी कोई दिक्कत है, हमें शक है कि आप चुनाव आयोग होके आप चोरी करवा रहे वोट, और हमने प्रमाण आपको दे दिया है। और दूसरी बात यह भी, आपने एक चुनाव देखा होगा, मेयर के चुनाव में किस तरीके से एक अधिकारी ने बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनके पर थप्पा लगा रहे थे, तो वो कैसा था? आपके सामने चुनाव आयोग ने उसे क्या किया? अभी तक कोई सजा नहीं, उनको बुला लो, तो बुला तो लिया गया है। यही तो परेशानी आप लोगों को घटना दिखाई देती है, घटना के बाद जो एक्शन उठाया जाता है वो नहीं दिखाई देता। क्या उनको मेयर साहिबा को क्या बुलाया नहीं गया है? क्या उनसे एक जांच की बात आगे नहीं की जा रही? क्या चुनाव आयोग ने स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये तय होगा, ये तय करेंगे, और इसीलिए उनको बुलाया भी गया है? क्या आप लोग जांच नहीं देखते? देखिए, आप जो कह रहे हैं आप वोट चोरी बचाना चाहते हैं, मैं सिर्फ सिंपली आपसे जानना चाहती हूँ सुंदरम, आप लोग कह रहे हैं वोट चोरी रुकनी चाहिए, हर व्यक्ति यही चाहता है, भारत का रहने वाला हर एक भारतीय नागरिक ये चाहता है कि कोई घुसपैठिया नहीं वोट डाले, जो भारत का है वो वोट करे। तो वोट चोरी को रोकने का ही तो सबसे बड़ा हथियार है SIR। तब तो आपको SIR के पूरे पक्ष में खड़े हो जाना चाहिए। हम तो पक्ष में, हम SIR का ना विरोध है, लेकिन हमारी पहले सबसे बड़ी दिक्कत है कि टाइम को लेकर। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप नागरिकता चेक करना वो आपका काम नहीं है, वो गृह मंत्रालय का काम है, तो फिर चुनाव आयोग किस तरीके से ये साबित कर देगी कि ये घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है? अगर बांग्लादेशी है तो ये लोकसभा के चुनाव में क्यों नहीं था, विधानसभा के चुनाव में ही क्यों आ गया? तो ये क्या, अगर मान लीजिए कि वहां पे अगर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो फाइनल डाटा जारी होगा उसमें जो सारे छट के आएंगे, तो क्या फिर से लोकसभा का चुनाव होगा? सुंदरम जी, इसमें तो आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए कि लोकसभा में नहीं हुआ, अब नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अगर घुसपैठिए बाहर जाएंगे तो हो सकता है आपको भी फायदा हो जाए, या फिर इसमें तो ये समझा जाए कि आप घुसपैठियों का समर्थन करें। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग भटक से गए हैं, आप वोट चोरी पर अटक गए, लेकिन SIR पर भटक गए, जो आपकी बात करता है। जल्दी से काउंटर रावल जी दे दीजिए, फिर जल्दी से आ रही हूँ प्रिया आपके पास।
अविनाश जी भी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी स्वागत है आपका भी। हम बांग्लादेशियों की सपोर्ट नहीं कर रहे, ये इस तरीके की बात नहीं होती है। राहुल साहब जल्दी से काउंटर आंसर कर दीजिए। प्रिया इसके बाद आपके पास आ रही हूं मैं। देखिए इन्होंने अपना 6 महीने तक की एक्सरसाइज की और बताया कि किस प्रकार से 6 महीने बाद जो है बिना एफिडेविट दिए हम ये आरोप लगाते हैं। लेकिन आज जो है, आज एक बात सवाल पूछने वाला है, इन्होंने तो एक केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी महादेवपुरा का इन्होंने कच्चा खाटा निकाला। खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देख लेती, वायनाड पूरे उत्तर भारत से हारकर, अमेठी से हारकर पूरा उत्तर भारत छोड़कर जाके केरला से जाकर चुनाव लड़ा वायनाड में। वहां पर 93,499 जो है डाउटफुल वोटर का वोट लेकर वोट चोरी कौन कर गया? राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी। कब इस्तीफा लेना प्रियंका गांधी का? वोट चोर गद्दी छोड़, आपका ही स्लोगन है ना, इसको पूरा करें। रायबरेली के अंदर जहां इस बार चुनाव जीते हैं उसमें 2,89,000 वोटर जो है वो डाउटफुल है, और इन सारे डाउटफुल वोटर्स को हटाने के लिए तो एसआईआर की एक्सरसाइज है। राहुल का बीच में ना बोलो, बीच में मत बोलो सुंदर पाठक, ये बदतमीजी होती है बीच में। अच्छा, व्यक्तिगत डिबेट में अक्सर ऐसा होता है राहुल साहब, होता है जवाब वो भी देंगे ना, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। अभी नेशनल डिबेट है, प्लीज इस तरह नहीं। मुझे दुगना समय देने के बाद भी इनकी बात पूरी नहीं हुई क्या? मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, जल्दी से आप जवाब 20 सेकंड जल्दी से जवाब पूरा कीजिए। पर देखिए, जो इनका डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें खुर्शीद आलम नाम के एक व्यक्ति के हर चुनाव के साथ उसके पिता का नाम बदल देता है। किस प्रकार से हम जानते हैं कि लगातार ये लोग जो हैं, जो चिल्ला रहे हैं, ये एसआईआर को रिकमेंड ही तो कर रहे हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं, ठीक है, वोटर लिस्ट में कुछ गलती होगी, बात यही है प्रिया राज जी, बात यही है कि अगर वोट चोरी हो रही है तो वोट चोरी को रोकने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है, और इसी को रोकने की तो प्रक्रिया एसआईआर है। फिर क्यों तेजस्वी यादव जी भी इसका विरोध कर रहे हैं? कह रहे 17 तारीख को हम उतरेंगे, तब तय करेंगे। क्या तय करेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को भी आप लोग नजरअंदाज कर देंगे? प्रिया राज, कि आपने इतना अच्छा मुद्दा पे डिबेट रखा, सबसे बड़ी बात है। तेजस्वी यादव जी की बात आप कर रहे हैं, आज अगर तेजस्वी यादव जी नहीं जगे होते तो कितने लाख लोगों का नाम अभी कट गए होते, जैसे अभी कटा है 60 लाख लोगों का नाम। तेजस्वी यादव जी एक्टिव नहीं होते तो उन सभी लोगों का नाम काटा जाता जो हमेशा से भाजपा का विरोध करते थे, हमेशा से सामंती का विरोध करते थे, हमेशा से ऐसे लोगों का विरोध करते थे। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, अब तेजस्वी यादव जी ऐसे ही पीछे नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी डेटा के आधार पर पीछे कर रहे हैं, या हम अपनी पक्ष रख रहे हैं तो डेटा के आधार पर पक्ष रख रहे हैं। आप एसआर का मामला की बात बता रहे, एसआर कंप्लीट होने के बाद ये सारे रिपोर्ट आई है ना कि 2-2 आईपी कैसे बन गया, 2-2 ईपिक नंबर कैसे आ गया। अरे तो वही सब तो तय होगा ना इसी में। अरे प्रिया जी, तो वही तो तय हो रहा है ना, अच्छी बात है ना। एसआईआर यही तो तय करेगा ये 2-2 एपिक नंबर क्यों है, उन लोगों के नाम क्यों है जो ऊपर पहले पहुंच चुके हैं, जिनके जो अब मृत हो चुके हैं, उनके नाम क्यों है जो यहाँ रहते ही नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो आपके ही मतलब की चीज हो रही है, तब तो आपको खुद कहना चाहिए कि एसआईआर करो। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही जो नहीं रहती है नहीं होना चाहिए, लेकिन जो जिंदा है उसको मुर्दा कर दिया, उसको मृत घोषित कर दिया। क्या ये सही है? क्या ये सही है? मैं डेटा दे देती हूँ आपको, डेटा के आधार पर नहीं हूँ आपको। मैं बात बता दूं, मैं मधुबनी जिला से, मेरा मधुबनी जिला में घर है मैडम, मेरा सुन लीजिए। हाँ सुन रही हूँ, थोड़ा सा ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, पैनल प्लीज ठीक कराइए इसे। प्रखंड की बात कर रहे हैं, एक ही घर के एड्रेस पे 300 लोगों का नाम ऐड किया गया है, स्वर्ण और दलितों का एक ही घर में। क्या ये सही है? मुजफ्फरपुर की मेयर जो भाजपा की है, भाजपा की नेता है, नेत्री है, एक ही विधानसभा में 2-2 ईपिक नंबर कहां से आ गया मैडम? अरे तो ये भी तो बताइए कि ये बातें आपको कैसे पता चली? इसका मतलब बीएलओ के साथ आपके बीएलए वहां थे, आप लोगों को तो दिया ना चुनाव आयोग ने ये पूरा मौका, तो आप चुनाव आयोग पर फिर सवाल कैसे खड़ा कर रही हैं? चुनाव आयोग ने ही आपको ये मौका दिया कि भाई अगर कुछ गलत होता है तो डंके की चोट पर आप सामने रखिए, हम जवाब देंगे। आपका तो मौका ही चुनाव
आयोग ने दे दिया ऐसा करने का, तो तब भी अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल हो तो फिर यहाँ पर समझ में नहीं आता है। चलिए रंजन जी जल्दी से, थोड़ा सा प्रिया जी मैं आपको इसलिए भी रोक रही हूँ क्योंकि आपकी ऑडियो थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, प्लीज पैनल प्रिया जी की ऑडियो ठीक कराइए, उनकी आवाज बहुत कट के आ रही है। रंजन सिंह जी एलजेपी का पक्ष रखेंगे, बस इसके बाद अविनाश जी आपके पास आती हूँ। सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोच रही है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। रंजन जी देखिए, एक बात तो तय, मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण विपक्ष कंफ्यूज हो चुका है। मतलब वो वोट चोरी की बात तो कर रहे हैं लेकिन उनको एसआईआर नहीं चाहिए, वो कान को ऐसे तो पकड़ रहे हैं लेकिन इधर वाले कान को वो पकड़ना नहीं चाहते, जबकि उनके लिए ही एसआईआर, जो बात वो कह रहे हैं उनके लिए ही ये एसआईआर है, उनका सबसे बड़ा हथियार ये एसआईआर है। रंजन जी गुड इवनिंग लावनी जी, सारे पैनलिस्ट भाइयों बहनों को गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आपकी ठीक आवाज आ रही है, स्पष्ट आवाज। हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। मैं कह रहा हूं लावनी जी, पहले तो ये समझने की बात है कि चुनाव आयोग का जो इंटेंशन है वो इंटेंशन ये है कि योग्य कोई छूटे नहीं और अयोग्य कोई झूठे नहीं। जिस तरीके के एसआईआर के मामले पर इन्होंने सवाल उठाए, ये कहते हैं एसआईआर हमें मंजूर है लेकिन प्रक्रिया मंजूर नहीं है। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब एसआईआर के 3 चरण में काम को होना है, 3 चरण में पहला था एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना, दूसरा था अपलोडेशन एंड उसका दस्तावेज को सबमिट करना, तीसरा है कि उसमें अपील दायर करना। जब आपको याद होगा, जब आज 46 दिन लगभग हो गया एसआईआर को होते, जब इन्होंने एप्लीकेशन जब डाउनलोड हो रहा था, जब एप्लीकेशन को सबमिट किया जा रहा था, तभी से इन्होंने प्रक्रिया जब शुरू भी नहीं हुई थी उससे पहले ये प्रक्रिया पे सवाल उठाते थे। इनको ये पूरा विपक्ष आखिर में ये चाहते क्या है, कंफ्यूज है। कभी ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, कभी ये संसद भवन और विधानसभा नहीं रंजन जी, विपक्ष कंफ्यूज जरूर है लेकिन एक चुनौती तो आपको बार बार देता है ना विपक्ष। ये वही विपक्ष है जिसने परसेप्शन बनाया और किस तरीके के से लोकसभा में नंबर्स तो बढ़ गए थे। देखिए सारा खेल नंबर्स का भी होता है, बहुत कुछ परसेप्शन का खेल होता है, तो आप लोगों के लिए क्या ये चैलेंज नहीं है? देखिए हम लोग तो हमेशा हर मुद्दे पे जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रॉब्लम इनकी ये है ना कि इनको जिनसे जवाब चाहिए उन्हीं के तंत्र का उपयोग करके ये मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन आखिर जिस तरीके के मानसिकता को लेकर ये उतरते हैं, भ्रमजाल की स्थिति जनता के बीच में फैलाते हैं, ये कहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा, जबकि आर्टिकल 326 कहता है कि भाई जो योग्य वोटर है उसमें से एक भी वोटर ऐसा नहीं होगा जो वंचित हो जाएगा। जो भारत का होगा वो वोट देकर रहेगा। अविनाश जी, जो भारत करेगा वो वोट देकर रहेगा, ये तो तय है। लेकिन ये घबराहट जो है, ठीक है रंजन जी जल्दी से एक कमेंट अविनाश जी का भी ले लेने दीजिए प्लीज। लोकतंत्र के कैंसर को जब इलाज किया जा रहा हो, उसमें अगर किसी भी तरीके का अगर इनको लगता है कि ठीक है अविनाश जी, कैंसर की जो दवा होती है वो पैरासीटामॉल नहीं हो सकती है, ये पैरासीटामॉल नहीं है, जैसा कि ये बात विपक्ष को समझनी चाहिए। अविनाश जी जल्दी से प्लीज आपका रिव्यू जल्दी से, क्या कह रहे हैं आप? लावनी जी नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं, जय जय श्री राम। जय श्री। देखिए लावनी जी, 2 सवाल का जवाब दूंगा जो कि आपको भी परेशान कर रहा है। एक तो सवाल आपने भाजपा से पूछा कि जब भी ईसीआई पे कोई सवाल होता है तो भाजपा क्यों डिफेंड करने चली आती है। मैं भाजपा की तरफ से पक्ष नहीं रख रहा हूं, एक क्लैरिफिकेशन ये दे रहा हूं कि कभी भी अगर वोट चोरी की बात होती है तो राहुल गांधी और उनकी परिपाटी क्या कहते हैं, भाजपा ने वोट चुरा लिया, भाजपा ने वोट चुरा लिया। हालांकि नहीं है तो भाजपा का अगर नाम लिया जाएगा वोट चोरी के संदर्भ में और कहीं ना कहीं इस तरह की बात होगी तो भाजपा को सामने आके जवाब देना पड़ेगा। शायद उनके प्रवक्ता बार बार हर मंच से यही कह रहे हैं। आज हर मंच से भाजपा क्या कह रही है, एक जमाना ऐसा था जब इटालियन सोनिया गांधी, तब एंटोनियो माइनो थी, वो हमारे यहाँ वोटर बन गई जबकि वो भारत की नागरिक भी नहीं थी। तो इस तरह की जो है परतें खुलेंगी तो कहानी बहुत दूर तक जाएगी। हमने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता बल्कि मंत्री जो थे कर्नाटक के, उन्होंने जब सही बात बोला कि भाई अभी तो डेटा जब पब्लिश होता है तब आप चेक करो, ये बाद में चेक करने की क्या बात होती है। उसका कारण दूसरा सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं कि एक तो हमें यह समझना चाहिए कि ईसीआई का कोई अपना कोई सेक्रेटेरिएट नहीं होता, उसका कोई अपना कोई ग्राउंड वर्कर नहीं होता, वो स्टेट के जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हीं को एम्प्लॉय किया जाता है जो बीएलओ की हैसियत से काम करते हैं। इसीलिए बीएलओ और बीएलए
दोनों को मिल करके ये कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है या बनाना चाहिए। पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो जंग लगी हुई कांग्रेस है, मुद्दाहीन कांग्रेस है, उसके पास अगर कोई मुद्दा नहीं आता है तो आप याद कीजिए इस देश ने क्या क्या नहीं देखा है। हमने पेगासस पे भी माफी मांगते देखा है, हमने इनको सर एक बहुत छोटे सा ब्रेक मुझे लेना होगा, आपसे ही कंटिन्यू करूंगी। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, बीएलए और बीएलओ जब दोनों थे तो फिर इतना कंफ्यूजन क्यों? देखिए बीएलए को भी मौका दिया गया था, बीएलओ के साथ बीएलए था, और आज इतनी आपत्तियां जो दर्ज हो रही है, इतना ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो इसीलिए हो पाया क्योंकि इनके खुद के प्रतिनिधि वहां थे। तो इनको तो चुनाव आयोग को थैंक यू बोलना चाहिए, वहां पर ही ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है। जी मैं पुनः इसी बात को दोहराना चाहता हूं कि बजाय सीआई को कोसने के, बजाय किसी संवैधानिक संस्था को कोसने के, आप उसमें सहयोग कीजिए। और मैं डे वन से कह रहा हूं कि इनके सहयोग की जरूरत है। राहुल गांधी जितनी भी बातें कह रहे हैं वो बहुत ही कॉमन है हर कंस्टिट्यूएंसी। अनुराग ठाकुर जो भाजपा के थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कन्नौज के बारे में ये बातें कही है कि कैसे एक ही घर में 300 वोटर, 80 वोटर हैं, कैसे एक ही नाम के 10 लोग हैं वहां पे, अलग अलग जगह पे उनके नाम कई बार आ रहे हैं, अलग अलग पते, एक ही पते पे कई लोग। तो ये बहुत ही कॉमन चीज है। इसको एक ऐसा सेंसेशनल करके, इसको एक बम बना करके एक उन्माद फैलाना, ये क्लासिक दो लोग करते हैं, या तो इस्लामिस्ट जिहादी करते हैं और या कोई कम्युनिस्ट अगर हो वो उस तरह की मानसिकता का हो। आज के डेट में जंग लगी हुई कांग्रेस ये दोनों मानसिकता से ग्रसित है, इस्लामिस्ट मानसिकता से ग्रसित है और कम्युनिस्ट मानसिकता से ग्रसित है, इसीलिए उन्माद फैलाना चाहते हैं। सुंदरम जी, आपकी तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि हम कोई भी किसी तरीके का उपद्रव नहीं चाहते, हम तो सीधे सीधे वोट चोरी रोकना चाहते हैं। तो मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, केएन राजन्ना, उनको क्यों हटा दिया? क्या गलती थी उनकी? यही गलती थी कि उन्होंने आपको बता दिया था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों हुई, किसकी नाकामी कर्नाटक में, इसलिए हटा दिया। सुंदरम पाठक जी, देखिए जब भी कोई भी बात होती है तो वो आज भाजपा के जो भी समर्थित लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक विशेषज्ञ, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। सुन लीजिए, अरे रुक जाइए, हाँ बताइए। चाहे वो भाजपा के लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक रोहिंग्या, एक घुसपैठिया, एक मुसलमान, ये तमाम इनके पास। मैंने तो केएन राजन्ना की बात की, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। 4-5 बातें केएन राजन्ना नाम तो सुना होगा ना आपने, केएन राजन्ना, या नाम भी नहीं सुना? अपनी पार्टी के लोगों का नाम भी नहीं सुनते आप? केएन राजन्ना नाम सुना है ना? आपकी सरकार में, कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे और फिर उसके बाद अपनी पार्टी से ही किस तरीके से उनको बेदखल किया, क्यों किया, यही तो पूछ रही हूँ। क्या गलती थी उनकी? डीके शिव कुमार के एंटी कैंप में है। एक सेकंड प्लीज लेट हिम कंप्लीट। हाँ सुंदरम जी बताइए, वोटर लिस्ट की ही बात तो वो कर रहे थे ना। पार्टी के अंदर की मंत्रियां बनाना चाहता ना, वो कैबिनेट की बात है, ठीक है। और जो भी आप जो कह रहे हैं, अगर हम जहाँ पे सवाल उठा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमें आया सवाल, उस पे अगर बात की जाए तो उस वाले में हमने गड़बड़ साबित कर दिया। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या दे रही है कि राहुल गांधी ने गलत बोला? अरे तो आपको इतनी शिकायत है तो आप हलफनामा क्यों नहीं दायर कर देते हैं? आप शपथ पत्र क्यों नहीं दायर कर देते हैं कि मेरे पास प्रमाण है? एक साइन किया और शपथ पत्र आप दायर नहीं करते। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपको जरूर चाहिए एक कागज का टुकड़ा जिससे आप डरते हैं, और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको चाहिए। गजब बात करते हैं साहब, मुझे यही अफसोस होता है, क्या हो गया आप लोगों की बौद्धिक क्षमता को? कांग्रेस की बौद्धिक क्षमता कहाँ जा रही है? रावल साहब आइए, रावल साहब को जरा लीजिए आमने सामने। रावल साहब देखिए, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए, इनको केएन राजन्ना का मसला इनकी पार्टी के अंदर का मामला है, इनको चुनाव आयोग से सवाल चाहिए, लेकिन हलफनामा नहीं देना। रावल साहब पहली बात तो केएन राजन्ना जो कांग्रेस लालू जी क्यों शोर मचा रहे हैं? एक आपकी इनसे सवाल का उत्तर नहीं दिया गया, आपने इतना समय नष्ट किया, इनसे उत्तर नहीं दिया गया, मेरे बीच में बोलते हैं। अरे भाई अपने समय बोला करो ना, अपने समय तो। अच्छा ठीक है, अच्छा पूरा नाम आइए आपने सामने लीजिए सुंदरम जी और राहुल जी को जल्दी से। ये गड़बड़ है, देखिए ना, देखिए दोनों जो है, चाहे तेजस्वी यादव की बात हो और चाहे बात हो किसका लगा रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव की बात हो, चाहे राहुल गांधी की बात हो, दोनों की बात को ध्यान से सुन लीजिए। आप क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई वोट की चोरी हुई इसलिए गद्दी छोड़ दो। तो हमने बता दिया वायनाड में 93,499 वोटर डाउटफुल हैं,
तो प्रियंका गांधी को जो छोड़ देनी चाहिए गद्दी। रायबरेली के अंदर जो है 2,79,000 वोटर जो हैं वो डाउटफुल हैं, तो राहुल गांधी को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। डायमंड हार्बर में 2,59,789 वोटर जो हैं वो डाउटफुल हैं, तो अभिषेक बनर्जी को छोड़ देनी चाहिए। कन्नौज में, मैनपुरी में, कोतलापुर में अखिलेश यादव को, डिंपल यादव को, एमके स्टालिन को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। अरे जो कह रहे हो वो पूरा खुद तो करो, एटलीस्ट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो दूसरों को कह रहे हो शुरुआत अपने से तो करो। सुंदर काउंटर आंसर। उसके बाद कहना कि मैं चुनाव छोड़ दूंगा। अब कह रहे हैं, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं चुनाव छोड़ दूंगा। अब चुनाव तो वैसे आने वाली है, ये तो नाच ना जाने आगे टेढ़ा का उदाहरण है। इनसे रोज रोज आकर मेरी बातें, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि एफआईआर की प्रक्रिया जरूरी है। राहुल गांधी तो कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि देखो वोट चोरी हो रही है। वो ठीक कैसे होंगे? वोटर शुद्धिकरण करने के लिए तो एफआईआर हो रहा है वो, लेकिन दिक्कत क्या है? पार्टियों की वोट कट रही है, पार्टियों की वोट से चुनाव जीतना इन लोगों ने, इसलिए सीधा इनका गेम समझ आ चुका है। एक साथ मत बोलिए, आप दोनों की आवाज ब्रेक हो रही है। जल्दी चुनाव इनके शहजादे चुनाव दर चुनाव 90 से ज़्यादा चुनाव हरवा चुके हैं। नहीं ठीक है, लेकिन ठीक है, मैंने दे दिया मौका आप लोगों को, ठीक है। लेकिन सुंदरम, एक बात जो बार बार आप कह रहे हैं, ठीक है राहुल साहब एक सेकंड, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कि अगर इतनी गड़बड़ियां तो इनको भी इस्तीफा देना चाहिए, ये जो इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन एक चीज जो बार बार, प्रियाराज अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, यहाँ पर सुंदरम बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं समय पर, आप भी समय पर ही खड़ा कर रहे हैं सवाल, और आप बार बार कह रहे हैं कि आप लोग की बीजेपी भी चुनाव आयोग को गलत कहे। अरे जब इस देश का माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस प्रक्रिया को गलत नहीं कह रहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय खुलकर कह रहा है कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं मान सकते, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि एसआईआर वोटर फ्रेंडली है, तो अब आप लोगों को क्या चाहिए? मैं दोबारा ये सवाल दोहरा रही हूं, सर्वोच्च न्यायालय बीजेपी से नहीं चलता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विवेक से जो सामने है, जो सच है, वो सामने रखा है आप लोगों के। अब क्या कंफ्यूजन है? प्रियाराज, हाँ फैक्ट रखिए। ये कागज सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ ये कागज ठीक है। अविनाश जी एक सेकंड प्लीज, क्योंकि प्रिया की आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं चाहूंगी कि उनको थोड़ा अकेले बोल लेने दीजिए। आप प्रिया बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। आधार को नहीं जुड़ा जा रहा है, आधार कार्ड क्यों बनवाया गया? सभी लोगों को क्यों बोला कि आधार बनवाओ पहले? अरे पहचान के लिए बोला था, जब बोला था तो ये थोड़ी पता था कि झारखंड में बांग्लादेशी जब घुसेंगे तो वहां पर आधार कार्ड नकली बनने लगेगा, राशन कार्ड नकली बनने लगेगा। आज आप यहाँ बैठे हुए, जब ममता दीदी के राज में नकली आधार कार्ड बन रहा था उस वक्त आपको ये बोलना चाहिए था, और आज आप यहाँ बैठकर आप लोग ये हल्ला कर रहे हैं कि आधार जोड़ दीजिए। 3.5 साल पहले आपकी पार्टी हल्ला कर रही थी सदन के अंदर कि वोटर आई कार्ड को मत जोड़ो आधार से, तब आपकी सोच अलग थी। 3.5 साल में आपकी सोच बदल गई। यहाँ जा रहा है विपक्ष, समझ नहीं आता मुझे। विपक्ष क्या चाह रहा है? विपक्ष क्या चाह रहा है कि चोरी होने दे, गरीब का नाम कटवा दे? अरे मैडम, यही तो चुनाव आयोग आपकी ही बात रख रहा है। प्रियाराज जी, आप लोगों की मानसिक पटल पर इस पर जरा ध्यान लगाइए, मना स्थिति ठीक करिए आप लोग। आप लोगों को तो चुनाव आयोग को थैंक यू बोलना चाहिए कि आइए, थैंक यू कि आपने वोटर चुनाव जो गलत था, जो वोट लिस्ट में चोरी हो रही थी, आपने सामने लाके रखा। आपको थैंक यू बोलना चाहिए। रंजन आइए जरा। रंजन जी देखिए, बहुत कंफ्यूजन है। 3.5 साल पहले जब यही आधार आया था, वोटर आईडी से जोड़ने पर इस पर बात हो रही थी तो सदन में हंगामा कर रहे थे ये, और आज देखिए क्या कह रहे हैं। 2003 में जब हुआ तो 2 साल लगा, लेकिन अभी इतना जल्दी क्यों है? चलिए रंजन जी हैं क्या हमारे साथ? अच्छा अविनाश जी आइए, जरा लास्ट कमेंट जल्दी से दे दीजिए। अविनाश आइए। जी देखिए, ये इनको मैडम पहली बार शायद इनका अपीयरेंस खुश है, अच्छा है। देखिए मैडम, पिछली बार भी 1 महीने में सर्वे हुआ था, ये बात जरूर है। नहीं, लेकिन एक मैं थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगी। आरजेडी की जो महिला प्रवक्ता आती हैं वो बहुत तेज तर्रार होती है, उनकी तारीफ तो करनी चाहिए। आइए अविनाश जी, बिल्कुल मैं भी तारीफ करना चाहता था, इसलिए मैंने अलग से उनको बोला कांग्रेचुलेशन, अच्छी महिला है। जी बोलिए, लास्ट कमेंट थोड़ा सा और टिकना चाहिए। देखिए मैडम, आपने बहुत अच्छा बोला, मैंने पूरे न्यूज में आपने जो कुफ्त अपने दिल की कुफ्त निकाली। अरे यार, ये ऑपोजिशन को क्या हो गया है,
ये आपकी कुफ्त थी मैडम। यही भारतवर्ष के हर प्राणी की कुफ्त है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्यों देश का इतना नुकसान कर रहे हैं। अगर ट्रंप के ट्रम्पेटियर बनते हैं, अगला बांग्लादेश और श्रीलंका से भारत की तुलना करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत को कमजोर करने की बात हो रही है। भारतीय संवैधानिक संस्थाओं पे अटैक किया जा रहा है और कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग जो टूलकिट गैंग है वो मजबूत होता दिखता है। कुल मिलाकर विपक्ष अपनी भूमिका से शायद भटक गया है। कुर्सी की चाहत अच्छी बात है, लोकतंत्र में कुर्सी के लिए, राजनीति में कुर्सी के लिए लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई अगर गलत दिशा में जाने लगे, अगर लोकतंत्र की लड़ाई सिर्फ कुर्सी के लिए होने लगे, तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। एसआईआर के मसले पर भी देश की जनता यही सोच रही है। 17 अगस्त का समय अब विपक्ष कह रहा है कि हम तय करेंगे जनता के बीच में जाकर कि हमें आगे क्या करना है, तो वही जनता ये चाहती है कि घुसपैठियों को बाहर करिए, घुसपैठियों को वोट बैंक मत बनाइए। जो भारत का है, जो भारतीय है, जो भारत की अस्मिता है, उसे ही चुनाव में वोट डालने का अधिकार दीजिए। ये लड़ाई कहां जाती है, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।